नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उसके महत्वपूर्ण सवाल हम आपके लिए लाते हैं, जो भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए है, यानी एसएससी के 2024 के सभी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीयू हो, सीएचएसएल हो, इन सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और इन सब के लिए हम लगातार अपडेट आपके लिए ला रहे हैं। जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम में हमें अच्छे सवाल मिल रहे हैं। अच्छे सवाल का मतलब है ऐसे सवाल जो आपके पेपर में भी आपको मिल पाए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अभी सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले, सीडीएस 2024। इसके इम्पोर्टेंट सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, मैंने ये पूरा पेपर देखा। देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे हैं सीडीएस के जो सीडीएस लेवल ही सूट करता है, जिसपे यानी बहुत तगड़ा लेवल। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें छट के आपके एसएससी में आ सकते हैं। ठीक है, पर वो भी हल्के नहीं है। देखिए, थोड़ा सा फर्क पड़ता है एसएससी वाले में और सीडीएस वाले में, लेवल का फर्क है, पर कॉमन चीज वहां से निकाल कर जो आपके एग्जाम में मिल सकती है वो मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सारे सवाल बहुत बढ़िया है, उम्दा है, काफी कुछ सीखने को आज के इस सेशन से आपको मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है ये हमारे सामने। वो बोलता है कि इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। भाई सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो और कुछ करते ही नहीं है। अब हमें ए बी सी डी की ये दे रखी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर की क्या होगी हमें पता है, रूट हट जाएगा बस। तो इसके अंदर हम सीधा करेंगे, ये कितना आ जाएगा -4, अगला कितना आ जाएगा 3, अगला कितना आ जाएगा 2, अगला कितना आ जाएगा 1। ऐसे नीचे देखेंगे, ये 4 आ जाएगा, -3 + 2 -1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, नीचे भी कितना हो गया 2 हो गया। आंसर मेरा ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना लिखना चाहिए किसी बच्चे को अगर वो पेपर में सिलेक्शन की उम्मीद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करोगे या इनकी वैल्यू रख के स्क्वायर करोगे, ऐसा नहीं करना है। अगला देखते हैं। 4 गाड़ियों की जो स्पीड है वो ये है, और उनके द्वारा जो समय लिया जाता है समान दूरी तय करने के लिए, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी दूरी जो है आपकी वो समान है। यहां पर ये बोलता है समान दूरी तय करने के लिए जो समय लगता है वो ये लगता है। तो आपको बताना है x का मान क्या होगा यदि x ut वास्तविक संख्या है। मुश्किल नहीं है सवाल, ध्यान से अगर आप देखें तो। मैं केवल इतनी इंफॉर्मेशन पकड़ लेता हूं क्योंकि x इसके अंदर है, और यहां से ये पकड़ूंगा। जब d सेम है तो स्पीड का अनुपात क्या है 2-3, टाइम का अनुपात क्या हो जाना चाहिए 3-2। ठीक है, टाइम का ये होना चाहिए। अब 2 की वैल्यू 4t है तो 3 की कितनी हो जाएगी 6t हो जाएगी, यानी t तो वहां पर है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि भैया दूरी अगर समान है, स्पीड का अनुपात टाइम का अनुपात उल्टा होगा। स्पीड का अनुपात अगर 2-3 है तो टाइम का अनुपात 3-2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 4 है तो 3 की 6 आ जाएगी, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। m अनुपात n आपको दे रखा है, p अनुपात q आपको दे रखा है। देखिए, अमूमन तो ऐसा देखा नहीं जाता ऐसा, क्योंकि अलग अलग रेशो है। ये रेशो अलग है, ये रेशो अलग है। ठीक है, अब दिमाग लगा के थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना, बहुत ध्यान से। ठीक है, क्या चीज सोचनी है आपको, कि अगर मैं इसे x ले लेता हूं, इसे 2x ले लेता हूं, ठीक है, इसे 3x ले लेता हूं, इसे 4x ले लेता हूं, x तो नहीं ले सकता, y लेना पड़ेगा, अलग रेशो है। ठीक है, तो 2m का मतलब हो गया 2x, 4p का मतलब हो गया 12y। ठीक है, ये मतलब हो गया, ध्यान से देखना। अब नीचे क्या है n का मतलब हो गया 2x, 3q का मतलब हो गया 12y।
तो इससे ये कट गया और आंसर आ गया। अगर ये नहीं कटता ना तो आंसर नहीं आता, हमारा आंसर निकालना संभव नहीं है फिर। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपसे बोलूंगा भैया इतना गणित आपने लगाया, इतना लगाने की आपको जरूरत है नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें यहाँ। आपको पता है इसका आंसर आ रहा है, यानी आंसर निकालना संभव है। सबसे बढ़िया है सीधा वैल्यू पुट कर दो, 2 एकम 2 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12 और 2 14 हो गया। ऐसे यहां देखते हैं, 2 आ गया और 12 हो गया 14, आंसर आ गया 1। सीधा आंसर आ जाएगा, कुछ भी वाई एक्स वाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसलिए करके दिखाया कि भैया ये एक्स वाई में आएगा, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती वैल्यू पुट कर दो। ये सेम आ रही है चीज इसलिए आंसर आ रहा है। ये दुगना आ सकता था, 3 गुना आ सकता था, पर वैल्यू हम जब ही रखते हैं जब हमें परफेक्ट रेशियो पता होता है। पर यहां पर हमें पता लग रहा है कि आंसर परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू रख सकते हैं। अगला देखिए, ध्यान से देखना। ध्यान से देखिए, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 2, अल्फा बीटा दे रखा है आपको -100। अगर मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। तो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है, डिफरेंट रूट के साथ जी नहीं बन सकती। सेम रूट के साथ बोलता तो बात थी, सेम रूट के साथ बन सकती हैं। 2 से गुणा कर दूंगा, 4 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा, 1 इक्वेशन बनेगी नहीं। ये वाला आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है ये हमारे सामने। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। टू इसका अगर पोलिनोम 0 है, यानी 2 अगर x की जगह रखोगे 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा 2 का स्क्वायर -6 गुणा 2 माइनस a बराबर 0। तो आगे 4 तिया 12 से 12 कटा, a की वैल्यू 8 आ गई, यानी पोलिनोमियल बन गया आपका ये। पहली बात तो पोलिनोमियल आपको दे नहीं रखा आपको। ठीक है, पोलिनोमियल आपका अब ये बनेगा, a दे रखा था वहां पर। ठीक है, वहां पर आपको a दे रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा किसके? -3 के। और अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा ये 8 के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको एक 0 दे रखा है, यानी गामा की वैल्यू है आपके पास 2। तो यहां से इक्वेशन निकल कर आएगी अल्फा प्लस बीटा बराबर -5। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ द अदर जीरोस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, जो कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो 17 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 आंसर हो गया हमारा। तो ध्यान से देखना है आपको भाई, क्यूबिक इक्वेशन है ये रही आपके सामने। 2 इसका पोलिनोमियल का 0 है, तो 0 का मतलब होता है 2 इसे सेटिस्फाई करेगा। तो a की वैल्यू आ गई 8। अब हमें देखना है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम कहाँ होता है? यहाँ पर, जो कि माइनस ऑफ ये बटा ये होता है, ये आ गया। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस ऑफ ये बटा पहली टर्म। तो गामा की वैल्यू हमें पता है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। आइए देखते हैं। t बराबर है cos 79 के, 1 - cos 79 मैं ऐसे ही लिखता हूं, बटा
1/sin79, जिसे आप लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर 79। ठीक है भाई, कोसेक को 1/sin लिखा, साइन को √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना भाई। इसे मैं लिख सकता हूं √1 माइनस कॉस, √1 प्लस कॉस, और ऊपर √1 माइनस, ऊपर 1 माइनस कॉस है मेरा, 79 नहीं लिख रहा मैं। अब अगर मैं इसको इससे काटूं तो एक रूट में वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस। तो आंसर क्या आ गया मेरा, √1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस, यानी 1 माइनस टी बटा 1 प्लस टी। मैं इतना ही लिखूंगा इसके अंदर, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल तो सेम है 79, तो बार बार 79 लिखने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। केवल देखिए कि भैया ये 1/sin होता है, जिसको कॉस में अगर लिखें तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, √1 माइनस सी, 1 प्लस सी, इससे ये कटा, ये बच गया, कॉस की जगह टी रख दिया, सीधा मेरा आंसर आ गया। अगला देखते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है जिसमें रियल सॉल्यूशन है एवरी थीटा के लिए। पहले तो इक्वेशन देख लेते हैं, x² माइनस x cos थीटा प्लस p बराबर 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास तो b² ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac होता है रियल रूट्स के लिए। अगर रियल सॉल्यूशन चाहिए, रियल रूट चाहिए, तो b² कितना हो गया, ये हो गया आपका cos² थीटा ग्रेटर देन बराबर हो गया किसके, 4ac के 4p के। ठीक है, और अगर देखा जाए इस रेंज के अंदर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, जो कि 1 हो सकती है। तो हम बोलेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 4p। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 1/4। ये कहां पर है, डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने मैक्सिमम वैल्यू के लिए ले लिया कि भैया मैक्सिमम वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू के लिए तो अपने आप ही सेटिस्फाई करेगा, बड़ी से बड़ी वैल्यू के लिए हमने लिखा। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारी ये आई थी, इससे ये आंसर आ गया। ठीक है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए रियल सॉल्यूशन के लिए। अगला देखिए, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू में अंतर बताना है। देखो भाई, cos² प्लस sin² तो 1 हो जाता है, बचा 2 sin² प्लस 2। मैंने इसे ऐसे देखा तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 और 2 sin²। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाली वैल्यू बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, जो कि 90 हो सकती है। तो 2 + 3 हो गया आपका 5, मैक्सिमम वैल्यू 5 आ गई। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो नेगेटिव में होता है, पर चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो फिर 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0 + 3 यानी कि 3। मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2 का। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम आएगा थीटा 90 के लिए, मिनिमम आएगा थीटा 0 के लिए। यहाँ माइनस वाली संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो माइनस में मिनिमम नहीं आ पाएगा, 0 में आएगा। अगर ऑड पावर होती है तो माइनस में आता है मिनिमम वैल्यू, अगर इवन पावर होती है तो मिनिमम माइनस में नहीं आ सकता, तो हम 0 लेते हैं। अगला देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है, ए बी 6 है, ये 8 है, ये 10 हो जाएगा। स्क्वायर बनाया गया मैक्सिमम एरिया का इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम एरिया का जो स्क्वायर होता है उसका एरिया कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा PB बटा P + B। तो PB कितना आ गया, 6 × 8 = 48 बटा 6 + 8 = 14, तो 48/14 आ गया, यानी 24/7 आ गया। ठीक है,
इसको आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। ये आपका सिमिलरिटी से भी आ जाएगा। अगर आप सिमिलरिटी लगाते हैं, ये साइड है ए, ये है ए, ये आ गया 6 माइनस ए, ठीक है। अब क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होगा, ये 8 है, ये 6 है, तो इसका अनुपात क्या हो गया 3/4, 6/8 यानी 3/4। वही अनुपात इसका होगा 6 माइनस ए बटा ए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये इधर जाएगा, 24 माइनस 4a बराबर 3a, 7a बराबर 24 आ जाएगा, a की वैल्यू 24/7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी से भी आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिए, काफी जगह काम आता है। अगला देखिए, रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac। तो बी स्क्वायर हो गया 16, 4 दूनी 8k, तो 2 लेस देन इक्वल टू k, ये आ गया। तो k की मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम पूछिए ना, बिल्कुल मैक्सिमम देखिए 2 हो सकती है इसकी, 2 से बड़ी नहीं हो सकती, लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। रियल रूट्स अभी बताया था, ये कंडीशन होती है रियल रूट्स की, वास्तविक मूल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये नंबर यदि 16 से भाग होता है तो रिमाइंडर क्या होगा। अब भाई 16 से भाग होने के लिए क्या देखते हैं, 2 से भाग होने के लिए आखिरी, 4 से आखिरी 2, 8 से आखिरी 3, 16 से आखिरी 4। तो 9100 को 16 से भाग कर दो, 16 पंजे 80 बचा 10, यानी 100 हो गया, 16 6 96 बचा 4, 16 दूनी 32। अरे ये क्या हो गया भाई, दोबारा से देखते हैं। 2 4 8 16, 16 पंजे 80 बचा 11, 110, 16 6 96 बचा 14, 140, 16 8 128 बचा 12, ठीक है। 12 रिमाइंडर हो गया हमारा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दिखने में है बड़ा सा कुछ, पर वाकई में इतना बड़ा नहीं है। मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, नहीं तो कई क्वेश्चनों का लेवल बहुत ऊपर आया है सीडीएस के अंदर। सीडीएस के हिसाब से वो सही है, पर एसएससी के एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी किसी काम को 3 6 9 12 घंटे में कर सकते हैं। केवल एक आदमी एक ही टाइम पे काम करेगा प्रत्येक घंटे में। 2 लगातार घंटे के लिए कोई काम नहीं कर सकता, और यह भी जरूरी नहीं है कि सभी को इंगेज किया जाए। तो कम से कम कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्षमता वाला जो है ए, पहले इसकी बारी आई, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आवर्स में करना है, कम से कम समय लगाना है, तो सबसे ज्यादा क्षमता वाला लेना पड़ेगा। और अगर हमारा बस चलता तो हम तो इसी को ले लेते बार बार, ठीक है। पर वो बोल रहा है कि भैया लगातार 2 घंटे के लिए एक बंदे से काम नहीं करा सकते। चलो भाई अगला देख लेते हैं, इससे कम पोटेंशियल वाला कौन सा है, ये 12 6 18, ये आ जाएगा। तो 18 काम हो जाएगा कितनी देर में, 2 घंटे में। 36 काम 4 घंटे में। 4 घंटे मेरा आंसर आ जाना चाहिए, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी एक बारे में काम करेगा प्रत्येक घंटे में, 2 लगातार घंटों के लिए कोई काम नहीं करेगा। ये भी नेसेसरी नहीं है कि सभी को इंगेज किया जाए, इसलिए हमने सबको इंगेज किया भी नहीं। तो हमें बताना है कम से कम कितने घंटे लगेंगे काम को खत्म करने के लिए। ये सही आया आपका आंसर, 4 घंटे आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से।
ये क्वेश्चन ये करा करा के थक गए, ये आज से नहीं सदियों पुराना क्वेश्चन है जो चलता आ रहा है चलता आ रहा है चलता आ रहा है। सेम ही डाल देता है सीडीएस, कभी कभी सीजीएल, कभी सीएचएसएल, सेम ही क्वेश्चन डल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मैं बी की जगह 0 रख देता हूं, ऐसा कैसे ख्याल आया? क्योंकि ऑप्शन में कहीं बी है ही नहीं। ठीक है, बी की जगह 0 रखने से ये हट गया और ये हट गया। ठीक है, अब क्या बचा? पी की वैल्यू बची कितनी? क्यूब रूट ए प्लस ए 2a। पी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 2a आ गई। ये तो 0 हो गया क्योंकि बी 0 है, तो 2a कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों को नया नहीं लगा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सदियों पुराना क्वेश्चन है, हर साल चलता आ रहा है, कभी किसी में कभी किसी में कभी किसी में आता रहता है। अगला देखिए, लकड़ी का एक टुकड़ा है, 4.25 मीटर लंबा है, 425 सेंटीमीटर ले लेते हैं इसे, और 340 मीटर चौड़ा है। इसे स्क्वायर पीस में काटना है जो कि बड़े से बड़े होने चाहिए। तो आपको बताना है कितने स्क्वायर पीस इसमें से काटे जा सकते हैं, और वेस्टेज अलाउड नहीं है। बड़े से बड़ा स्क्वायर पीस काटना है यहां पर, जिसकी भुजा x होगी। x वो बड़े से बड़ा नंबर है जो इन दोनों में उपलब्ध होगा। किसमें? 340 में और 485 में, 25 में। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं HCF निकालूं, यानी HCF निकालना पड़ेगा x के लिए, ये आ रहा है 85 अंतर। अब आप ये देखिए, क्या 85 से भाग हो रहा है? ये 5 गुना, ये 4 गुना, बिल्कुल हो रहा है, तो x आ जाएगा 85। यानी जो x है ये बड़े से बड़े स्क्वायर की साइज है आपकी। ठीक है, पर आपको क्या निकालना है? इनके बताने कितने टुकड़े बन पाएंगे। तो भैया क्षेत्रफल देखो कितना है, 425 गुणा 340। ठीक है, नीचे आ गया 85, ये आ गया 5 बारी में, ये आ गया 4 बारी में, ये तो 20 आ रहा भाई। कुछ गड़बड़ है लग रहा है। मेरे ख्याल से तो यही है, एक बार डाटा चेक कर लेता हूं यार, कोई गड़बड़ है तो। डाटा भी सही लग रहा है, तो क्या गड़बड़ हुई है? 4.25 मीटर लंबा, ठीक है, और 3.4 मीटर चौड़ा, 340 सेंटीमीटर, 425 सेंटीमीटर। बड़े से बड़ा टुकड़ा लगाना है स्क्वायर पीस में, वो भी इक्वल साइज के। ठीक है जी, तो HCF ले लेंगे। 85 से काटेंगे 4 बारी में चला जाएगा, 85 से काटेंगे 5 बारी में चला जाएगा, तो 20 ही तो पीस बन पाएंगे मेरे ख्याल से। बाद में देखते हैं भाई, मुझे तो कुछ समझ आ नहीं रहा। आपको कुछ समझ आए तो कमेंट जरूर करना, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसका HCF बताना है, ध्यान से देखिए, इसका HCF बताना है आपको। देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है कि भाई इसके अंदर क्या आता है, x माइनस 5y और x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, ये आता है। तो x प्लस 5y तो कहीं दूर से भी HCF नहीं हो सकता, ये कॉमन नहीं आ सकता।
या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। अब क्या करें, या तो मुझे इसका पूरा फैक्टर करना पड़े। अगर मैं एक चीज करता हूं, x की जगह 5y इसमें डाल के देखता हूं, ठीक है, x की जगह 5y, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भैया x की जगह 5 डाल दो, y की जगह 1। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो HCF में आएगा। तो x की जगह 5 डालता हूं, 125 माइनस 25 चौक 100 माइनस 4 पंजे 20 माइनस 5, ये सेटिस्फाई हो रहा है भाई, 0 हो रहा है, यानी x इक्वल टू 5y मेरे को लग रहा है कि HCF में आपका आने वाला है। ठीक है, x इक्वल टू 5y। मैं इसमें भी चेक कर सकता हूं, इसमें भी चेक करना चाहिए वैसे तो। 25 625 और 13 इंटू 25 तो 250 325 माइनस 300 हो गया भाई सेटिस्फाई। यही आंसर आएगा, और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, केवल इतना करने से आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या n क्या होगी कि ये 910 से भाग हो जाए। ध्यान से देखना, ये जो लाइन देख रहे हो उसका मतलब क्या नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऑप्शन में किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ऑप्शन में अगर देखें, चारों ऑप्शन में ये n है, छोटी से छोटी चाहिए, छोटी से छोटी n की वैल्यू है 12। मैं 12 लेके वेरीफाई कर सकता हूं भाई, 12 अगर n है तो n+1 कितना आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल, यही आ जाएगा। अब 910 में देखिए क्या आ रहा है, 13 7 और 10, तो भैया ये तो सारी चीजें इसमें शामिल मिल जाएंगी आपको। तो जो मैंने पहला ऑप्शन लिया ना सबसे छोटा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू मैंने 12 उठाई ऑप्शन से, तो n+1 13 हो गया, 13 का फैक्टोरियल इससे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें 13 7 10 आ रहा है, इसमें भी 13 7 10 आ रहा है, इससे छोटा कोई नंबर यहां पर नहीं है। अगला देखिए, ये किससे भाग हो जाएगा, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर ध्यान से देखना, 5 5 5 7 7 7 और 7 7 7 5 5 5, 111 इसमें आ रहा है, 111 इसमें आ रहा है, 111 तो कॉमन आएगा, पहली बात तो, पहली बात 111 दोनों में आ रहा है। 111 किसका फैक्टर होता है, 37 और 3 का, तो इन दोनों से तो भाग होगा ही होगा। अब मेरे को ये देखना क्या 2 से भाग होगा, 2 के लिए मैं आखिरी संख्या निकाल लेता हूं। ध्यान से देखिए, इसकी तो 5 ही आएगी, इसकी कितनी आएगी, 4 से काटा 3 आया, 3 आ जाएगा। ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड तो वैसे भी इवन हो जाता है, तो इसका मतलब है ये 2 से भी डिवाइड होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, पर 5 आदमी हर 10 दिन के बाद काम छोड़ के जाना शुरू करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से देखना, काम कितना है 2000, 50 गुणा 40, इन्होंने काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया, 50 गुणा 10 500, फिर 45 गुणा 10 450, फिर 40 गुणा 10 400, फिर 35 गुणा 10 350। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ूंगा, अभी 40 दिन हुए, ये 35 गुणा 10 है, ये 40 गुणा 10 है, ये 45 गुणा 10 है, ये 50 गुणा 10 है। ठीक है, ये कितना हो गया 500 800 1200 1700, 1700 काम हो गया 40 दिन में। काम बचा है 300, लोग बचे हैं 30, तो 10 दिन और लग जाएंगे।
तो 40 और 10 मिला के 50 दिन आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी 50 डेज हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सा करेक्ट है, बात को ध्यान से समझना। मुझे आंसर नजर आ रहा है ये वाला ऑप्शन। केवल देखना है ध्यान से, केवल देखो। x बराबर है 1/2 प्लस, अगर 1/2 होता तो 0.5 हो जाता है ना, 1/2 होता तो 0.5 हो जाता, पर यह x बराबर 1/2 प्लस, अगर मैं आपसे बोलूं 3/4 प्लस ये, तो ये वैल्यू किससे छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1, 3/4, तो 2 पॉइंट कुछ आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये 1 से छोटा आएगा, तो आंसर तो मेरा 0.5 से कम आएगा। 0.5 से कम कहां पर है, पहले ऑप्शन में है केवल, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल देखना है और आंसर मार्क करना है। अगला देखिए, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है भाई। 972 को 421 से भाग करेंगे, 2 बारी में जाएगा। ठीक है, ये एक ही वैल्यू आ गई, बचेगा कितना 862 यानी 842 यानी 130। अब 421 को 130 से भाग करेंगे, 3 बारी में जाएगा। ठीक है, 390, बचेगा 31। अब 130 को 31 से भाग करेंगे, 4 बारी में जाएगा, 124, बचेगा 6। 31 को 6 से भाग करेंगे, 5 बारी में जाएगा। ठीक है, और बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6 पंजे 30, 120 और 360, 720। 720 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 बारी में जाएगा, बचेगा 1 यानी 1/6। तो इस पूरे को आप कैसे लिख पाओगे, इस पूरे को हम लिख पाएंगे 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6। ये क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही रहता है। ठीक है, जो भी नंबर दे रखा है, देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, उल्टा क्यों लिया, क्योंकि ये इसके उल्टे के बराबर होगा, क्योंकि ये 1/, में। तो 972/421 किया, 2 बारी में गया, जो शेषफल बचा फिर उससे भाग करेंगे, फिर जो शेषफल बचेगा उससे भाग करेंगे, फिर जो शेषफल बचेगा उससे भाग करेंगे, आखिर में ये बच जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक क्यूब है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, एक सर्कल 7 सेंटीमीटर का येलो पेंट कर दिया गया। इसके फेस पे, ठीक है, सभी फेस पे। तो अनपेंटेड सरफेस बताना है, ध्यान से देखिए। 1 का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। 1 स्क्वायर का एरिया, इसमें से इसका रेडियस कितना है 7 है, 7 के साथ एरिया कितना आता है 154, तो अंतर कितना आ गया 42 का, और 6 सरफेस पे कितना हो जाएगा 42 6 252, तो 252 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 252 हमारा आंसर हो गया। मुश्किल नहीं है,
पर ये बात है कि आपको ये छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं। एक सर्कुलर मेटल प्लेट है जिसका रेडियस, सर्कुलर मेटल प्लेट का मतलब हो गया सिलेंडर, 0.6616 mm। ठीक है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक, अ सेक्टर इज कट ऑफ कंटेनिंग एंगल 150 डिग्री, रिमेनिंग इज माउल्ड इनटू अ स्फेरिकल बीड। एक सेक्टर काटा गया इसके अंदर से, इस तरीके से मान लेते हैं 150 डिग्री का, शेष से स्फेयर बना दिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या करना चाहिए। जो शेष बचा वो है 210 डिग्री का, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर यानी 154 हो गया, गुणा एच। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा जो बचा है उसका, जिससे स्फेयर बनाया गया है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं देखूं इसे 7/12, ठीक है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे मैं ये देख रहा हूं, आसान तरीका क्या लिया जाए। तीन से काटा 12 4 बारी में, ठीक है, 22 से काटा ये 7 बारी में, तो 7 7 7 16/16 ये भी गया। आर क्यूब आ रहा, आर में 7 आएगा, 7 कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि बाकी तो 10 की पावर बची हमारी। ठीक है, तो 0.7 मेरा आंसर होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, करेक्ट कर लेना, गलत ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि भैया जो बचा हुआ वॉल्यूम है वो स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर रहेगा, जो कटता है मैंने काट दिया। अगला देखिए, एक कोड ए बी किसी वृत्त की जिसका केंद्र O है, वो 2√3 गुना है माइनर सेगमेंट की ऊंचाई से। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक बार मैं डाटा देख लूं, कुछ गड़बड़ ना हो इसमें। मुझे लग रहा है अच्छा माइनर सेगमेंट है ये। अगर सेंटर है, ध्यान से देखिए, ये 1 है तो 2√3 यानी ये √3, ये √3 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। माइनर सेगमेंट की ऊंचाई हो गई ये। ठीक है, P इज द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, P is the area of sector OAB and Q is the area of minor segment ये। तो आपको P/Q बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये √3 है, ये आ जाएगा R-1। ठीक है, क्या और कुछ दे रखा है, ये बराबर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, 60-60 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा रेशियो ही निकालना है। ये पूरा R है, ये अगर √3 है तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, R-1 ये 1 आ जाएगा, ये भी क्योंकि परपेंडिकुलर है, 2 हिस्सों में बांट रहा है, 2 बराबर हिस्से यहाँ पर भी बढ़ जाएंगे, तो ये 2 तो ये भी 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB।
ओ ए बी का सेक्टर, ठीक है, ओ ए बी, तो ओ ए बी का एरिया है 1/3 पाई, क्योंकि 120 डिग्री है, पाई गुणा आर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं माइनस सेगमेंट की बात करूं, माइनस सेगमेंट होती है नीचे वाली, इसका एरिया कैसे आएगा भाई, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया है ये, इसमें से ट्राइंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, तो 2√3 इंटू हाफ यानी √3, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट है 1, तो ये आ जाएगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू भी आपको दे रखी है 3.14, 4 गुणा 3.14 बटा 3, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.7, तो 4 गुणा 3.14 माइनस 1.7, 17 × 51, 5.1, 3 से 3 काट दिया मैंने नीचे वाले से। अब ये आ गया कितना, ये हो गया 12.96, और नीचे आ गया 12.96 माइनस 5.1, 5.1 का मतलब कितना हो गया 7.86, ये आ गया, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालना भाई, ये क्वेश्चन है क्या है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब इसका अनुपात निकालना है, आइए देख लेते हैं फिर। ये कितना आएगा, ये 1.7 नजर आ रहा है मेरे को, 1.7, ठीक है। मुझे कैसे नजर आ रहा है, अगर ये 8 होता, 8 का 12 1.5 गुना होता है, तो मुझे लगभग वहीं जाता हुआ नजर आ रहा है। 2 गुना तो है ही नहीं, 2 से तो कम ही आएगा, तो बी ऑप्शन ही ऐसा लग रहा है जो आंसर संभव है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1.7 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें दे रखा था कि भैया ये सेक्टर है, ये सेंटर है, ये आर है, ये 1 है, ये √3 है, ठीक है। 1√3 ये 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है समान केंद्र वाले, बाहर वाली एक जीवा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हुज सर्कमफ्रेंस इज 14, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यदि ये 14 दे रखे यानी ये 7 हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से पढ़ता हूं, एरिया ऑफ रीजन बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी बीच वाली पट्टी निकालनी है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस हो गया r, इसका हो गया कैपिटल R। हमें क्या निकालना है, पाई r² माइनस r², ये निकालना है हमें, क्योंकि बीच वाला ये एरिया निकालना है ना हमें। तो r² माइनस r² किसके बराबर आ गया 7² के, तो पाई गुणा 7 का स्क्वायर यानी 154 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है सीजीएल में भी काफी बार आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में AC 25 है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। BC ये 20 है, AB 15 है। BP परपेंडिकुलर डाला गया यहां से यहां। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, इस ट्राइंगल में उस ट्राइंगल में अंतर बताना है एरिया का, ध्यान से देखना। अब इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 15 गुणा 20 बटा 2 यानी 150, ठीक है। अब मैं इसमें अगर लाइन डाल देता हूं ये परपेंडिकुलर,
तो दो सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, सभी को पता है। सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो साइड का रेशो क्या आ गया, 3/4। एरिया का रेशो कितना आ गया, 9/16। तो यानी 9:16 में बटेगा एरिया इसका। तो वैल्यू आपको किसकी दे रखी है, 25 की दे रखी है, जो कि कितनी है, 150। आपको निकालनी किसकी है, इसका अंतर निकालना है 7 की। तो 7 से कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 42 हमारा आंसर हो गया। बहुत तगड़ा सवाल था, ठीक है, पर डिपेंड करता है आप करते ही कैसे। मैंने सिमिलरिटी से उड़ाया इसे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को पता है कि भैया जो ये दोनों हैं सिमिलर होते हैं, और इन दोनों के अंदर जो साइड का रेशो है वो इसका स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर आता है अगर एरिया का, ठीक है। तो 9:16 आ गया, साइड का 3/4 है, सॉल्व किया, आंसर आ गया। y आर्टिकल का क्रय मूल्य z आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या होता है कि y जो है वो क्या है, वो sp है, z जो है वो क्या है, वो cp है, अपोजिट होते हैं। तो कितना फायदा नजर आ रहा है, 25% का नजर आ रहा है। बी ऑप्शन आंसर हो जा रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना भाई, सीपी के साथ वाली चीज एसपी होती है, उधर अगर बराबर होता है तो एसपी के साथ वाली चीज सीपी होती है। एक राशि को साधारण ब्याज पे लगाया गया तो 3 गुना हो गई 8 साल में, 20 साल में कितनी होगी। 8 साल का ब्याज देखिए कितना है, 200%, क्योंकि वो 3 गुना हो रही है। 3 गुना होने का मतलब है राशि 300% हो गई, जिसमें से 100% तो राशि है, 200% ब्याज है आपका, ठीक है। अब 20 साल की अगर बात करी जाए तो 2.5 गुना है, 2.5 गुना का मतलब हो गया 500%। पर 500% क्या है, ये तो ब्याज है, हमने यहाँ ब्याज लिखा है ये। तो राशि कितनी हो जाएगी, 600%, यानी 6 गुना। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, x आदमी x+1 दिन में जो काम करते हैं वो बराबर है x+5 आदमियों का x-2 दिन के बराबर। x आदमी x+1 दिन में जो काम करते हैं वो बराबर है x+5 आदमियों का x-2 दिन के हिसाब से। अब मैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ, ऑप्शन ही रख के वेरीफाई करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पहला ही ऑप्शन उठा लेता हूँ, 5 रखूंगा तो 10 आएगा, और 3 30 आएगा, 5 और 6 30 आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ जाएगी ऑप्शन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कोई 6 रखता, 6 और 5 11, देखिए यहाँ कहीं 11 आ रहा है, पहले तो ये देखिए 6 रखने पर ये 7 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, तो भैया 6 तो संभव ही नहीं है ना। जो नंबर एक बार इधर आ रहा है वो उधर आना जरूरी है। 7 रखा मैंने, 7 में से 5 जोड़ा 12, 7 और 1 8, और ये 7। भैया यहाँ तो 7 आ रहा है, पर यहाँ पर भी तो 7 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, गया। 8 रखा, 8 और 5 13, क्या यहाँ 13 आ रहा है, 8 और 9 आ रहा है, 13 तो नहीं आ रहा, ये भी गया, ठीक है। तो तरीका होता है ऑप्शन से करने का, ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया मेरा कि पहला ऑप्शन 5 आ रहा है, मैंने रखा और सेटिस्फाई हो गया। अगर ये नीचे भी होता तो भी मैं ऑप्शन से ही करता। अगला देखिए, a+b, b+c और c+a का अनुपात ये है, इसका मान आपको बताना है। देखो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो a+b+c का दुगना मिलेगा, किसके बराबर, 6 7 13 और 5 18 के। a+b+c कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा वैल्यू देखेंगे। a+b+c अगर 9 है, a+b अगर 5 है, तो c कितना आ गया, c आ गया 4। a+b+c 9 है, b+c अगर 7 है, a कितना आ गया 2। a+b+c 9 है, c+a 6 है, तो b कितना आ गया 3। तो देख लो 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 3/1 मेरा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा।
एक बार पूरा ऐड किया तो इसकी वैल्यू ये आई, दुगने की a प्लस बी प्लस सी आ गया, ए बी सी मिल गया, वो यहां पर पुट किया, आंसर आ गया। एक्स जो है चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साल के बाद 1000 की राशि पर 10% के हिसाब से जब एनुअली लगता है। तो भैया एनुअली अगर लगता है 10% के हिसाब से 3 साल का कितना ब्याज होता है? 333.1%, वो भी 1000 का, तो ये आ गया 331। वाई साधारण ब्याज है 3 साल के लिए 1000 पर 11% के हिसाब से, 11 तिया हो गया 33% यानी इसका। अब देखो सीधा भी कर सकते हैं, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, 3 साल की ही बात हो रही है, 3 साल की ही बात हो रही है, सेम राशि है, सेम राशि है, यहाँ CI है, यहाँ SI है, ठीक है। तो ब्याज कितना आ गया? 33%, यहाँ कितना आ गया? 33.1, तो 0.1% की वैल्यू मेरे को निकालनी है 1000 के। तो 1000 का 0.1% कितना होता है? 1 रुपया होता है। अगर किसी को निकालना नहीं भी आता तो भी ये देख लो, 0.0% मेथड में पढ़ाता हूँ भाई, मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत थोड़ी है, 0.% भूल जाओ, एक एकम एक, केवल एक आएगा आंसर में, बाकी दशमलव या 0 हो सकता है आगे पीछे। तो एक तो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसमें एक नहीं है, ये 1.5 है, ये 1.6 है, मेरे को केवल एक चाहिए। अगला देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCDDA, AB 6 है, BC 18 है, CD 6 है, DA 10 है। BD की लंबाई बतानी है जो कि x है। अगर मैं दो रूप से इसे देख सकता हूं, देखिए जब ज्योमेट्री कराता हूं ना, मुझे लगता है कि दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही ये कराता हूं मैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पता है, हर बार बहुत बार एग्जाम में है। x की जो वैल्यू है, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो 10 और 6 का अंतर हो गया 4 से बड़ी होगी, और 10 और 6 का टोटल हो गया 16 से छोटी होगी। अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखते हो, अगर आप ये वाला देखते हो तो x की वैल्यू 18 में से 6 गया 12 से बड़ी होगी, और 18 और 6 24 से छोटी होगी। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आपको एक चीज नजर आ रही है कि भैया x की वैल्यू जो है वो 12 से बड़ी होने वाली है और 16 से छोटी रहने वाली है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो गया। 12 से बड़ा और 16 से छोटा, देखो शॉर्टेस्ट लिमिट मिल गई उसकी 12 से बड़ा होगा, क्योंकि 4 वाले से बड़ा तो 12 ही है, तो 12 से भी बड़ा है x, और 16 से छोटा है, तो वही एक रेंज है जो डिफाइन कर रही है प्रॉपरली। अगला देखिए, एक क्वार्टर सर्कल है जिसका रेडियस r है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त बनाया गया जिसका रेडियस r हो गया। ये क्या आएगा? ये r√2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी r है और ये पूरा r के बराबर है, तो r बराबर r√2 प्लस r, तो r यहां पर रहेगा, r नीचे आ जाएगा, मिलेगा क्या? √2 + 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन CDS में ज्यादा आ रहे हैं, CDS में फिर भी एडवांस मैथ आ रहा है अच्छा, CGL CHS में इतने अच्छे लेवल का नहीं आ रहा है, ठीक है, पर पता नहीं है कब आना शुरू हो जाए। देखो भाई, ये r था, ये r था, ये r√2, स्क्वायर बन जाएगा, r√2 हो जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक भी तो r ही है, तो ये सीधी लाइन क्या हो गई? ये r ही हो गई, क्योंकि ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में AB BC के बराबर है, AB BC के बराबर है, CD DA के बराबर है, तो काइट बन गई आपकी एक। AC और BD डायगोनल है इस तरीके से,
ये तो 90 डिग्री पे कटेंगे, पहली बात। दूसरा बाइसेक्ट करेंगे, काइट बनी है आपकी यहाँ पर, ठीक है। AC 6 है, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। BD 12 है, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है आपको। तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा आपका। सी ऑप्शन आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है। 6 × 18/2 यानी 9, 9 चौक हो गया 36, हमारा 36 आंसर हो जाएगा, ठीक है। BD 12 है ना, बिल्कुल 12 है। अगला देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B। ये x है, ये x+5 है, यानी ये 5 है, ठीक है। ये 6 हो गई। x की वैल्यू बतानी है। यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री है एंगल, एक एंगल अल्फा है तो एक 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? देखिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका 10 और इसका 10 गुणा करके 1 आएगा। 6/x गुणा 6/5 + x बराबर 1 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 36 बराबर x गुणा में 5 + x। तो x की वैल्यू 4 नजर आ रही है मेरे को, क्योंकि 4 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मैंने ऑप्शन से ही उठाया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो 10 है 10 भी 1 होता है। अगर a + b 90 है तो मैंने ये लिखे नहीं बात को, मैंने सीधा करा कि 10 इसमें लगाऊंगा 6/x, 10 बड़े वाले में लगाऊंगा 6/x+5। x की जगह क्या रखें? 4 रखेंगे, 1 आ जाएगा। अगला देखिए, एक ट्राइंगल ABC में sin A sin B sin C इसके बराबर है, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है। तीनों को 60 रख दो भाई साहब, सेटिस्फाई हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3/2 है तो ये भी इक्विलेटरल हो सकता है। तीनों को 60 रखो, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है जी, तो दोनों ही ठीक है। ये तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई अगर मैं 60 डिग्री रखता हूं तभी तो इक्विलेटरल होगा। 60 रखोगे √3/2 √3/2 √3/2 सेटिस्फाई हो गया। 60 रखोगे 1/2 1/2 1/2 3/2 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, दो रेलगाड़ी A और B दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकलती हैं 7 बजे और 7:50 पे, ठीक है जी। 80 से और 100 की स्पीड से। पहली बात तो 80 की स्पीड से ये निकलती है, ये 100 की स्पीड से निकलती है। कितने किलोमीटर के बाद वह दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? तो पहले तो मैं ये निकालता हूं 50 मिनट का जो अंतर आ रहा है, 50 मिनट में ये कितना चलेगी? ठीक है, यानी इतने घंटे में 200/3। अब ध्यान से देखना, 7:50 का स्टेटस है। ये गाड़ी यहां से निकलेगी 100 की स्पीड से, ये यहां से निकलेगी 80 की स्पीड से। इनके बीच दूरी कितनी है? 200/3, ठीक है। आगे ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी, तो कितनी दूरी पे ये मिलने वाली है आपको ये बताना है। भाई जब मिलने वाली है ना तो टाइम सेम है, तो स्पीड का रेशो क्या हो गया? 100/80 यानी 5/4। यही रेशो दूरी का हो जाएगा 5/4,
ठीक है, इनके बीच में जो अंतर है 1 यूनिट का वो बराबर है 200/3 के। हमें बताना है पूरा यहां से लेके यहां तक, तो यानी पीछे वाले का इसका, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000/3 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि भैया ये 50 मिनट पहले चल रही है, तो 50 मिनट पहले कितनी दूरी तय कर लेगी, 80 की स्पीड से 50 मिनट में इतनी दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि 7:50 पर ये तो इतनी दूरी तय करके यहाँ पहुंच गई, ये इसकी स्पीड से पीछा कर रही है, यहाँ कहीं मिलेगी तो टाइम सेम है, स्पीड का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होगा, रिलेट किया और आंसर निकाल लिया। अगला देखिए, ₹94 की राशि PQR में इस तरीके से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्से में से इतना इतना कम कर दिया जाए तो अनुपात ये आ जाएगा। तो 9400 में से अगर मैं इतना इतना कम कर देता हूं, 93, 24 और 55, तो ये कितना कम कर दिया, 9 2 11 5 16, 160, 169, 172, 172 कम कर दिया मैंने। ठीक है, 172 अगर कम कर दिया ये आ गया 9228। ठीक है, ये किस अनुपात में है, 3 4 5 में, यानी 12 की वैल्यू दे रखी है आपको, 9 2 2 8। ठीक है, आपको निकालना है पी का हिस्सा, यानी 3 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं पहली बात तो डिवाइड बाय 4 करूंगा, 4 से भाग करता हूं तो 2307 आ जाएगा। ठीक है, परंतु व्हाट इज द शेयर ऑफ पी, एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, रुक जाइए, मुझे गड़बड़ लग रहा है आंसर। भाई 9400 की राशि थी, PQR में इस तरीके से बांटी गई कि यदि उनके हिस्से में से ये कम कर दिया गया तो 172 रुपए कम कर दिए जाएं तो इतनी राशि बचेगी। अब कम करने के बाद अनुपात आया ये 3 4 5, 12 की वैल्यू ये है, आपको पी का हिस्सा बताना है, पी का हिस्सा बताना है। देखिए 2307 ही आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, लेकिन क्या होना चाहिए, पी का हिस्सा। देखो भाई पी का जो हिस्सा था ना उसमें 93 रुपए कम करने के बाद ये 2307 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 2400 रुपए होना चाहिए था पी का हिस्सा। अगर वो अभी का पूछ रहा है तो बात अलग है, ऑप्शन में नहीं है तो अभी का ही पूछ रहा होगा, ए ऑप्शन ही मार्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर शुरुआत वाला पूछेगा तो नहीं आएगा। पी स्क्वायर आर पे वेरी करता है, क्यू स्क्वायर भी आर पे वेरी करता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये भी भाई आर पे वेरी करेगा। जब ये आर पे सीधा निर्भर कर रहा है, ये भी आर पे कर रहा है, तो प्लस भी निर्भर करेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू के आर, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू K2R, और इसे हम कहेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर K1 प्लस K2R। K1 प्लस K2 हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि K1 प्लस K2 भी अपने आप में कांस्टेंट ही है, तो R पे ये भी निर्भर करेगा, ये तो सही है। माइनस वाला भी करेगा इस तरीके से। गुणा वाला देख लेते हैं, अगर मैं गुणा करूं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर K1 K2 R स्क्वायर, तो पी क्यू बराबर हो गया √K1 K2 और R। तो भैया ये आ तो फिर से कांस्टेंट ही रहा है, तो पी क्यू आर पे ही निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब है दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है,
देखिए वैसे तो सीधा पता लगना चाहिए, पी स्क्वायर आर से सीधा रिश्ता है, क्यू स्क्वायर का भी आर से सीधा रिश्ता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू आर का भी आर से सीधा रिश्ता होगा, और पी क्यू भी आर से सीधा रिश्ता होगा। ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को जब आप गुणा करोगे उसका रिश्ता होगा आर स्क्वायर के साथ, तो पी क्यू निकालोगे तो उसका आर के साथ रिश्ता बनेगा, इसलिए वैसे सीधा देख के भी आंसर मार्क हो सकता है। अगला देखिए, पी आदमी किसी काम को क्यू दिन में खत्म करते हैं, यदि 50% आदमी ज्यादा होते तो काम 12 दिन पहले खत्म हो जाता। भाई आदमी अगर 2 से 3 हो गए तो टाइम लगना चाहिए 3 से 2, जो अंतर है 1 यूनिट का वो 12 के बराबर है, तो आपको बताना है 3 की वैल्यू कितनी है, तो 36 आ जाएगी भाई, 36 आंसर हो जाएगा। वो बोल रहा है कि क्षमता अगर 50% बढ़ा दी जाए यानी 2 से 3 कर दी तो टाइम 3 से 2 लगना चाहिए, पर टाइम नहीं दे रखा, आपको अंतर दे रखा है कितना कम लग रहा है, तो 1 की वैल्यू 12 है, 3 की 36 है, तो 36 क्या है, जो पहले दिन लग रहे थे वो क्यू है, और क्यू की वैल्यू पूछी है। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए, इसका न्यूनतम मान बताना है। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो a प्लस 1/a प्लस 3, ठीक है, और इसका देखूं तो b प्लस 1/b प्लस 3, ठीक है, डिवाइड करो, देखो यही मिलेगा आपको। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, ये भी मिनिमम होना चाहिए। इसके मिनिमम के लिए हमें पता है a प्लस 1/a -2 होता है, पर क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 बोला है तो नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते। -2 कब आता है, जब -1 लेते हो आप, ठीक है, पर माइनस वाली तो नहीं ले सकते, इसलिए 2 लेना पड़ेगा हमें, तो 2 + 3 आ गया, और ये भी 2 + 3 आ गया, ठीक है, तो 5 पंजे 25 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एडवांस मैथ का, आइए देख लेते हैं। CEF को एक स्क्वायर ABCD में बनाया गया, ये अल्फा है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, एक सेकेंड, ये 10 है, ये 8 है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये फिर से अल्फा आ जाएगा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, यानी बीटा को हम 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है मेरे को, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मेरे को निकालना है, स्क्वायर की साइड मेरे को पता होनी चाहिए। अगर ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा, 8 cos अल्फा, भाई जिसके साथ एंगल बनता है वो cos होता है। ये क्या आएगा, 8 sin अल्फा, ये क्या आएगा, ये आएगा 6 cos अल्फा, ये आएगा 6 sin अल्फा। ठीक है, अब ये क्योंकि स्क्वायर है तो हम बोलेंगे 8 cos अल्फा बराबर 6 cos अल्फा प्लस 8 sin अल्फा, तो 8 में से 6 गया 2 cos अल्फा बराबर 8 sin अल्फा, तो 10 की वैल्यू आ गई, 10 अल्फा की 1/4। यहां से अगर मैं cos अल्फा निकालूं तो 4/√17, sin अल्फा निकालूं तो 1/√17, तो यानी साइड तो मेरे को सारी मिल सकती हैं अब, है ना। कैसे, आइए देख लेते हैं। अब ये स्क्वायर क्या बन गया मेरे लिए, आंसर तो मेरा आ जाएगा बहुत आराम से, ध्यान से देखना। ये स्क्वायर बना मेरा, ठीक है, ये आ गया 8 cos अल्फा यानी 32/√17, ठीक है, और मेरे को एरिया निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो
तो 1024/17 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा है tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा कितना है, 1/4। tan बीटा किसके बराबर होगा, cot अल्फा के, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 90 हमने देख लिया, तो ये 4 आ जाएगा, तो 17/4 आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी है ये कोने वाला, इसकी साइड कितनी है, 32/√17। ये 6 sin अल्फा, 6/√17, तो ये कितना बचा, 26/√17। तो 26 गुणा 32/2 गुणा 17, 26 गुणा 32 √17 17 हो जाएगा, और 1/2, 2 से काटा 13, तो लास्ट में 6 आएगा, नीचे 17 आएगा, नीचे 17 नहीं है, नीचे 17 नहीं है, लास्ट में 6 नहीं है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक बार एक चीज देखी हमने, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सारे क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो एक बार जो चीज सॉल्व करिए उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला देखते हैं, थोड़ा लैंग्वेज ऐसी है, मैंने डायरेक्ट डायग्राम बना दिया। निकालना क्या मैं ये बता देता हूँ, mn निकालना है, mn यानी बीच वाला। तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर ये x है तो 1/x बराबर होगा 1/3 प्लस 1/5 के, तो ये आ गया कितना, 15 और 8, यानी x की वैल्यू आ गई 15/8, जो कि कहां पर नजर आ रहा है हमें, डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल लाइन हो जाएंगी, तो बीच वाला जो आता है 1/x बराबर 1/3 प्लस 1/5। अगला देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQNM और RSNM। ये पेपर से लगाए हैं हमने, तो क्लियर नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, एक आध क्वेश्चन में ही होगा। इनका एरिया का अनुपात निकालना है, PQNM है ये वाला, RSNM है ये वाला। एक तरीके से ट्रिपेजियम यही है आपके सामने। आइए देख लेते हैं थोड़ा, यहां पर ये वैल्यू आ गई 15/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलिए एक चीज हो सकती है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं तो साइड का रेशियो क्या आ रहा है, 15/8। एक सेकेंड, ये मैं वहीं ले लेता हूं अगले पेज पे, 15/8 5 3। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का मतलब है ये दोनों ट्रिपेजियम हो गए, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, PQNM की पैरेलल साइड का सम क्या आएगा, 15/8 प्लस 5 गुणा हाइट। ठीक है, ऐसी नीचे वाले में देखेंगे हाफ इंटू 3/15/8 गुणा हाइट। हाइट के अनुपात की यहाँ पर दिक्कत है, हाइट का अनुपात नहीं है, पर निकल सकता है, जो मैंने बताया था इस ट्राइंगल को देखकर ये दोनों अनुपात निकल सकते हैं। तो अगर ये HA है, ये HB है, ठीक है, तो 15/8/5 ये आ गया 3/8। 3/8 किसका अनुपात है, ये अनुपात है HA/HA प्लस HB। ये छोटा है छोटे का, बड़े का मतलब पूरे का, तो HA/HB कितना आ गया भाई, ये 3 है, ये 3 है तो ये 5 आ गया, तभी तो 8 बनेगा। 3/5 से और गुणा कर देते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, आइए देखते हैं। हाफ से कटा हाफ, 24 और 15 39, 8 नहीं लिखूंगा कट जाएगा, 40 15 55 गुणा 3 नीचे 5 ऊपर 11 और नीचे 13। ये क्या हो गया भाई,
ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दी मैंने। x की वैल्यू 15/8 आई थी, बिल्कुल आई थी, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड गुणा हाइट। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने भाई, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये 5/3 आएगा और ये HB आएगा, ये HA आएगा। तो 40 और 15 55, नीचे 39, ऊपर 5 नीचे 3, तो 117 आ गया सभी में, 275 आ गया इसमें है केवल। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो कंसेप्ट ना इस तरीके से ही लगाना होता है भाई, पर शानदार क्वेश्चन है ये एग्जाम का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना। पाई चार्ट पहले में ही दिया गया है, कितने लोग दिल्ली आए हैं अलग अलग स्टेट से, पी क्यू और आर अलग स्टेट है, एस कॉम्बिनेशन है अदर स्टेट का, यानी ये भी एक स्टेट ही मान लो, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं, ये अपने आप में अलग अलग है, और ये अलग अलग एज ग्रुप है। प्रत्येक स्टेट में ये सेम है कि भैया एक एज ग्रुप में 50% है, बी में 15%, सी में 15%, डी में 20%, चाहे वो आप पी में लो, चाहे क्यू में लो, चाहे आर में लो, चाहे एस में लो, क्योंकि ईच स्टेट बोला है, ठीक है। पीपल कमिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट बिलोंगिंग टू एस आर 15% एंड 24,000 इन नंबर, यानी ये जो एस है ये टोटल का 20% है, और उसका भी अगर मैं 15% लूं तो 3% आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है कितनी, 24,000। तो आपको बताना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ माइग्रेटिंग पीपल बिलोंगिंग टू ग्रुप बी। बी का कितना है, बी एज ग्रुप में 15% है, तो टोटल का भी तो 15% ही रहेगा, क्योंकि सभी स्टेट के तो सेम है वो। तो ये 100% अगर ये है, इसका 15% ये है, तो 15% की वैल्यू मैं निकालूंगा 5 गुना यानी 1/20, तो 1.2 लाख मेरा आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। पीपल जो स्टेट एस से आते हैं उनका 15%, ठीक है, 24,000 के बराबर है, तो यानी 3% की वैल्यू 24,000 है, 15% हमें निकालना है। अगला देखिए, what is the maximum difference between the number of people coming from different group P, Q, R, S? मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, P और R के बीच, जो कि 30% होगा, ठीक है, जो कि मेरा 30% होगा, जो मैक्सिमम डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम, बिल्कुल 30% निकालना है टोटल का, ठीक है। आइए देख लेते हैं क्या दे रखा है। 3% की वैल्यू है ये 24,000 जो पीछे थी, 30% किसके बराबर आ जाएगा, 2,40,000 के, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है, एक ही से सारे, एक ही इंफॉर्मेशन पे सारे क्वेश्चन होते हैं, तो पिछले जो निकाला हमने उसकी इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 3% हमने निकाला था, 3% की वैल्यू 24,000 दी हुई थी, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम डिफरेंस, जो कि पी और आर में हो सकता है, इसलिए 30% निकाल लिया और उसकी वैल्यू निकाल ली। अगला देखिए, नंबर ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम आर हैविंग एज ग्रुप ए, तो 10 का 50% यानी 5% हो गया, और दोस्त कमिंग फ्रॉम क्यू हैविंग डी, 30 का 20% हो गया 6, इनके बीच में अंतर बताना है, तो अंतर हो गया 1% का। अभी हमने पढ़ा था कि 3% की वैल्यू है कितनी, 24,000, 1% की 8,000 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो मैंने परसेंटेज पे काम किया है, सीधा सीधा, मैंने टोटल भी नहीं निकाला कहीं पर भी। अगर आप देखें ना, मैंने यहाँ टोटल निकाला, ना यहाँ टोटल निकाला, ना यहाँ टोटल निकाला, टोटल की जरूरत ही नहीं है आपको, केवल परसेंटेज देखिए और आंसर निकालिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शेडेड एरिया पे क्वेश्चन है, आइडेंटिकल रेक्टेंगल है, BC 2 है, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये मैं x ले लूं तो ये मिलेगा 2 - x, ये भी 2 - x आएगा क्योंकि आइडेंटिकल है ये। ठीक है, एक जैसे है तो जो साइड ये मिलेगी उतनी ही हमें ये मिलेगी। एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन ये बताना है हमें, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये पाइथागोरस अगर मैं लगाता हूं x 2 - x और 1 में 2 - x का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ये माइनस ये 2 - 3x 2 - 2x ये प्लस ये यानी 2 बराबर आएगा इसके स्क्वायर के यानी 1 के। तो 2 - 2x बराबर 1/2, 4 - 3 x की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, मैं तो ऐसे ही करता हूं, इसमें से ये घटाओ एक बार जोड़ दो तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। x की वैल्यू आई है 3/4, आंसर नहीं आया हमारा, ओवरलैपिंग रीजन निकालना है हमें बेसिकली। तो ध्यान से देखना, अगर ये 3/4 आ गया, ठीक है, ये पूरा 2 है, तो अगर मैं इसमें से ये दोनों ट्राइंगल घटा दूं 3/4 और 1 वाले, इसका दुगना, तो शेडेड एरिया आ जाएगा। ये कितना है 1 और 2, 1 और 2 हो गया यानी 2 यूनिट। ये कितना आ गया 2 गुणा 1/2 गुणा 3 गुणा 3/4 गुणा 1, ये कटा 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/4, 5/4 आंसर होना चाहिए मेरा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/4 हमारा आंसर आ गया। यही पूछा था हमसे, और कुछ पूछा है? आगे देखते हैं। एरिया ऑफ नॉन ओवरलैपिंग रीजन, तो भैया नॉन ओवरलैपिंग तो ये है, एक जैसा होगा, एक जैसे रेक्टेंगल है, तो एक का एरिया निकालेंगे 4 से गुणा कर देंगे। एक है हमारा 3/4 गुणा 1 का, तो इसका एरिया हो गया हाफ गुणा 3/4 गुणा 4, 4 इसलिए क्योंकि 4 है ट्राइंगल, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारे सामने, आइए। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ABC 90 डिग्री है, ये इन सर्कल है इसका, ठीक है जी, और रेडियस 2 दे रखा है। इसका अच्छा जी, ठीक है, दो मोर सर्कल है, MA MC 2:3 के अनुपात में है। ये 2x है तो ये 3x है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, क्या निकालना है? AB प्लस BC, ये 2x है तो ये भी 2x आएगा, ये 3x है तो ये भी 3x आएगा। ठीक है, अब ये ट्राइंगल कौन सा बन गया? 2x + 2 5x 3x + 2। देखो एक चीज और हो रही है, मेरे को यहाँ एक चीज रिकॉल हो रही है, मुझे पता है 3 4 5 के साथ इन सर्कल बनता है किसका? एक रेडियस का। 6 8 10 के साथ 2 का। तो मुझे कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी लग रही है कि 6 8 10 बन सकता है। 10 कब बनेगा? जब x की जगह 2 हो। तो x की जगह अगर मैं 2 लेता हूं, देखिए 10 बन जाएगा, या 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। यानी मेरे पास अब सारी साइड हैं, तो यानी अब मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा। x की वैल्यू 2 आ गई है मेरे सामने। तो मुझसे क्या पूछा है? मुझसे तो AB प्लस BC पूछा है। AB प्लस BC कौन सा है? ये प्लस ये तो 14 आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O1,
ये हमने अभी अभी निकाला कि 10 है और ये 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है, ठीक है, और 6 8 10 तो है ही। ये रेडियस है r। तो ये कितना, देखिए ध्यान से देखिए, मैं सिमिलरिटी लगाता हूं यहां पर। अगर ये r है तो ये 2r होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ये 2 है तो इसका दुगना 4 है ये पूरा, तो ये 2r आएगा। 4 कौन सा है? ये पूरा 4 है, ठीक है। ये साइड कितनी है? ये है आपकी 4 और 2 के साथ √20, ये वाली साइड है ना, ये √20 है। और ये कितनी आएगी? √5r। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है r। √5r प्लस ये √5r है, ये r हो गया, r प्लस ये 2 हो गया, बराबर आ गया किसके? √20 के। √20 क्या होता है? 2√5, ठीक है। तो √5 प्लस 1 बराबर 2√5 माइनस 1, ठीक है। यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। पूरा हमारा √20 है, 4 और 2 के साथ √20, ये √5r प्लस r प्लस 2 बराबर √20। r की वैल्यू क्या आएगी? 2√5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 2 ऊपर आ गया, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 1 4, यानी 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 और 1 6 माइनस 2√5 बटा 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √5। कहां पर है? डी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा, खत्म। पर भाई एडवांस मैथ की ये स्किल आपको जब भी आ सकती है जब एक एक चीज यूं चुटकी पे हाथ पे हो यूं, ठीक है। वरना बच्चे क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं कई सारे तो एडवांस मैथ के। अगला देखते हैं। अब O2 निकालना है आपको। O2 भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि भैया ये कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। और क्या किया था हमने? ये 6 आया था, ये वाली साइड 6 है। ये कितना आ जाएगा? 36 और 2 का स्क्वायर 4, √40 पूरा आ गया √40, ठीक है। अब 2 ये है, 6 ये है, इसका मतलब अगर ये r होगा तो ये 3r होगा, है ना भाई। सिमिलरिटी तो ऐसे ही लगाता हूं मैं कि भाई इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना होगा, तो ये कितना आ गया? √10r। यहां से लेके यहां तक ये फिर से r हो गया, ये फिर से 2 हो गया, तो मैं कह सकता हूं √10r प्लस r प्लस 2 बराबर √40। तो ये आ गया 2√10 माइनस 2, r आ गया √10 प्लस 1। r की वैल्यू निकालेंगे 2√10 माइनस 1 बटा √10 प्लस 1। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 ऊपर आएगा, √10 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे 9 हो जाएगा। √10 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 11 माइनस 2√10, तो ये आ गया आपका 22 माइनस 4√10 बटा 9। कहां पर है? यहां पर है, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आप देखो भाई सवाल कैसे कैसे आए हैं। एडवांस मैथ कभी भी आपका CGL या और आप किसी एग्जाम में अपग्रेड हुआ तो भैया संभावना है, मैंने क्वेश्चन वही रखे हैं, इससे भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी आए हैं, पर मैंने उन्हीं के संभावना वाले क्वेश्चन रखे हैं जो पेपर में आपको SSC में मिल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने। एक सर्कल है जिसका एरिया 9 पाई है, 9 पाई, इसका मतलब है रेडियस 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी ये भी 3 हो गया। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड बतानी है। ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है भाई। 3 की वैल्यू कितनी है?
6 दे रखी है, आपको 2√3 निकालना है। साइड का मतलब होता है 2√3, तो 4√3 आंसर आ जाएगा मेरा सीधा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रॉपर्टी बाय एमजी। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखी है कि अगर ये 2 होता है, ये 1 होता है, तो ये 2√3 होता है, ये याद रखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 4√3 हो गया। शेडेड रीजन बताना है। ये तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, ये आप खुद करिएगा, बड़ा ही बनेगा यार, पूरा निकालना पड़ेगा कि ट्रायंगल का निकालो, फिर सर्कल का निकालो। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। इससे ये आ जाएगा। साठ 60 यहां बढ़ जाएगा, ये 3 है, 90 के सामने 3 है, तो 60 के सामने आप कोसाइन निकाल के लगा के भी निकाल सकते हो। 90 के सामने अगर 3 आ जाएगा तो 30 के सामने 3/2, 3√3/2, तो ये पूरी साइड हो जाएगी 3√3। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल 4√3 वाला प्लस सर्कल, ठीक है, प्लस सर्कल जो दे रखा है आपको 3 वाला, इसे जोड़ेंगे, माइनस ये जो सेक्टर बना है ये 2 बार काउंट हो गया आपका देखा जाए तो, और ये हमें चाहिए भी नहीं भाई, ट्राइंगल में भी ये आ रहा है, ये सर्कल में भी आ रहा है, तो इसका दुगना हम घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एंगल हमें पता है 60 डिग्री, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं बचा भाई, सबकी वैल्यू ही तो रखनी है। ये रेडियस भी आपको पता है कितना है, ये 3√3 निकाल लिया हमने, तो फॉर्मूला लगाना है इसमें, फॉर्मूला लगाना है इसमें, फॉर्मूला लगाना है इसमें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन पर यही कॉन्सेप्ट लगा के आएगा। अगला देखते हैं। 2 सर्कल है जिसका सेंटर जो है O1 और O2 है। ऑफ साइड्स 9 एंड 8, इसकी साइड 8 है अगर, इसमें दे रखा है क्या कुछ और, देखता हूं जरा, रुक जाइए। नाइन और 8 हम लेंगे कैसे, मैं ये सोच रहा हूं। एक में और देखता हूँ, रुक जाइए। अच्छा, एक छोटा एक बड़ा दे रखा है, ये 8 है, ये 9 है।
ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 का मतलब है ये 5 हो जाएगा। सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, भाई एक तो यही आ गया आपका पाई इंटू 4 का स्क्वायर, 16 पाई प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है, ये हमारा आर है। ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1 नहीं होगा, एक सेकेंड हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई। अगर मैं ये देखूं, ध्यान से देखना, ये आ गया आपका 4 प्लस आर, 4 माइनस आर, ये आर हो गया। ठीक है, और ये कितना है, 4 है आपका। ठीक है, 4 और 5 डायग्राम में थोड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को, कोई नहीं, चलिए देखते हैं एक बार और। 8 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, 4 माइनस आर है, क्योंकि ये आर है, ये 4 माइनस आर, ये 4, ये 4 प्लस आर। ठीक है, ये 4 हमने कैसे लिया, ये 4 इसके हिसाब से लिया हमने। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो ए इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab बराबर 4 का स्क्वायर। आर की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये तो 17 पाई आ जाएगा, तो वैसे भी आ जाता है वैसे। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा 17 पाई, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये एक ही बचता, ये एक यहाँ से भी आ सकता था, डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, एक बार आंसर देख लूँ मैं, वेरीफाई कर लूँ, 17 पाई ही आएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना था, टेन थीटा अगर मेरे को निकालना है, ये 1 था, 4 प्लस आर यानी ये 5 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, ये पीछे किया था ना हमने। अगर मैं थीटा निकालना चाहता हूं तो टेन थीटा कितना आ गया, 4/3, 1.33। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू। तो अगर टेन थीटा की बात करें, लगातार बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, 45 पे 1 होता है, 60 पे √3 होता है, यानी 1.7, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की वैल्यू नजर आ रही है मेरे को ये। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये हमारे पास 4, ये भी 4, ये 1, ये 1। ठीक है, ये भी 4, ये भी 1, ये भी 1। अब शेडेड एरिया निकालना है मेरे को। शेडेड एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल के एरिया में से 4/4 वाले में से ये स्क्वायर घटाएंगे, 1/1 वाला माइनस करेंगे ये वाला सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया कितना आएगा आपका, एरिया आएगा आपका 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थीटा होगा, सीधी लाइन आ रही है।
तो हमने क्या करा, इसके अंदर से ये सेक्टर घटा दिया 180 माइनस थीटा वाला, इसका रेडियस है 1। तो बड़े ट्राइंगल में से पहले तो स्क्वायर नहीं, ट्राइंगल घटाना पड़ेगा आपको, राइट ट्राइंगल। ठीक है, बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल घटाया, जो बचा फिर उसमें से ये घटाया। तो बड़ा ट्राइंगल कितना है, ये 4 चौक 16 बटा 2 यानी 8, माइनस 1 बटा 2 माइनस थीटा अपॉन 360, 180 माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ये कितना हो गया भाई, अब 8 दूनी 16 माइनस 1 15 बटा 2 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, माइनस थीटा बटे 360 प्लस थीटा बटे 360 पाई। ठीक है, ये आएगा। इसे सॉल्व करना पड़ेगा भाई, पूरा ही करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी आप आगे सॉल्व कर लेना। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सीजीएल में तो नहीं आएगा। ठीक है ये जरूर आ सकते हैं, लेकिन पहले वाले देखिए, आखिरी वाले कॉम्प्लिकेटेड होते गए। ठीक है, मैंने एक्शन बता दिया क्या लेना है। ट्राइंगल में से ये वाला ट्राइंगल घटाया, उसमें से ये वाला सेक्टर घटा दिया। ठीक है, तो ये आ गया सामने हमारे। अब इसे हमने सॉल्व करना है, इसके हिसाब से करना है। क्या कुछ हो सकता है? और कुछ तो मुझे नजर आ नहीं रहा है यहाँ पर ठीक से। ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या, ठीक है यही करना पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना। 2 क्वेश्चन ऐसे मैंने रखे हैं आपके लिए जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में आके सॉल्यूशन निकालना है। उसमें कॉन्सेप्ट बता दिया है मैंने। ठीक है, ABCD डायमीटर है किसी वृत्त का जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। ABBCD इक्वल है, यानी 12, रेडियस 6 है तो 12 यानी 4 ये 4 ये 4 ये, और रेडियस इसका आ गया 2, ये तो 4 4 ही रहेगा। ठीक है, ये 4 रहेगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये भी 2 ये भी 2। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन टू दैट ऑफ नॉन शेडेड रीजन। शेड वाला एरिया, सेमी सर्कल ये वाला कितने वाला है, ये 4 4 8 4 12, 6 वाला माइनस 4 वाला माइनस 2 वाला। ठीक है, पर पूरे सर्कल में से दोबारा से लिख देते हैं आपके लिए। पूरा सर्कल है 6 वाला, नहीं सही तो था, शेडेड निकालना है ना मेरे को। शेडेड अगर मेरे को निकालना है तो सेमी सर्कल है 6 वाला माइनस सेमी सर्कल 4 वाला माइनस सेमी सर्कल 2 वाला, और अनशेडेड है कितना, ये प्लस ये वाला प्लस ये वाला। ठीक है, एक में माइनस है एक में प्लस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। देखिए, पाई हम कहीं नहीं लिखेंगे, बटा 2 हम कहीं नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर देखेंगे केवल। 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 16 माइनस 4, नीचे 36 प्लस 16 प्लस 4, 36 में से 20 गया 16 आ गया, ये आ गया कितना 56, 8 से काटेंगे 2 7 आ जाएगा,
यही हमारा आंसर होना चाहिए। ना मैंने पाई लिखा ना 2 लिखा, सारे सेमी सर्कल हैं तो सबको एक साथ ले लिया। अगला देखिए, परिमाप बताना आपको शेडेड एरिया का। परिमाप यानी ये, ठीक है। तो बड़े वाले का कितना हो गया रेडियस? बड़े वाले का रेडियस है 6, तो पाई इंटू आर, पाई इंटू आर का मतलब हो गया 6 पाई। 6 पाई तो ये हो गया। ऐसे यहां देखिए, इसका रेडियस था 4, पाई इंटू 4, 4 पाई ये हो गया। इसका रेडियस था 2, पाई इंटू 2, 2 पाई ये हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 12 पाई आ गया भाई। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो देखिए ये बहुत शानदार सवाल थे आज की क्लास में, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये आपके सारे एडवांस मैथ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल। और ये डीआई का सवाल था, ये ज्योमेट्री पे बढ़िया बढ़िया सवाल थे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन थे हमारे। तो हर क्वेश्चन में सीखने वाली चीज बहुत है, सिखाएगी बहुत आज की क्लास, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कोई ऊपर नीचे हो जाए तो बता देना भाई, है ना, किसी में गड़बड़ हो तो, ठीक है। बाकी उम्मीद यही है कि जल्दबाजी में कुछ गलत ना हुआ हो, ठीक। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास थी। क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक का बटन ज़रूर दबाना सभी लोग, जिससे कि आगे भी एकदम अपडेटेड जो भी एग्ज़ाम हो उसका कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। जितना भी अपडेटेड कंटेंट हो, और आपको भी लगता है और कोई लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है और एसएससी के अंदर कामयाब हो सकता है वो कंटेंट, तो ज़रूर बताइएगा, हम उसका पेपर भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।